नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और एसएससी इस साल जो अपना सबसे पहला पेपर कराएगा वो होगा एसएससी जीडी का। दिन ऐसे निकलते जाएंगे, ठंडी में वैसे दिन छोटे होते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक दिन पूरी मेहनत के साथ मन को एकाग्र करके शांत करके बिना भटके हुए मेरे दोस्त आप पढ़ाई करो। और देखिए, पढ़ाई में भी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस वाला फेज। प्रैक्टिस आपको कोई नहीं कराता। यूट्यूब पे पढ़ा बहुत रहे हैं बच्चे, पढ़ भी बहुत रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस है वो हम आपको कराते हैं मेरे भाई। एसएससी जीडी के लिए मैं आपको एग्जाम पेपर करवा रहा हूं और आज हम 8वां एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे गणित के लिए। बेस्ट 20 सवाल। मैं बेस्ट क्यों बोलता हूं इन एग्जाम पेपर को? क्योंकि सीजीएल 2025 का पेपर हुआ, सीटीएल 2025 का पेपर हो चुका है, सीपीयू 2025 का पेपर हो चुका है। जिस एग्जामिनर ने, जिस एआई ने ये सवाल बनाए हैं इन पेपर के, वही जीडी के क्वेश्चन भी बनाएगा और वही सेम टू सेम सवाल जीडी 2026 में आएंगे। बच्चों को पता ही नहीं, बच्चे करते ही नहीं है? आपका जीडी का पेपर है तो आप ये मत समझिए मैं काहे को सीएचएल के सवाल लगाऊं, मेरे को क्या सीपीयू से लेना देना। अरे भाई, सेम मानसिकता का आदमी, वही आदमी तुम्हारा पेपर सेट करने वाला है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको इनके लेटेस्ट सवाल लगाने ही लगाने, और वो आपको अच्छी बात, अच्छी क्या बुरी बात है, वो मिलेंगे नहीं सवाल, ठीक है? वो केवल हम आपको करवा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है जी। तो ये 8वां एग्जाम पेपर है। एक एक सवाल पूरे मन से मेरे साथ सॉल्व करिएगा। ये चैनल है हमारा सिलेक्शन में, इस पे इसको सब्सक्राइब कर लो। इस पे देखिए जीडी के एग्जाम पेपर सारे डले हुए हैं। अभी तो एग्जाम में काफी टाइम है, मैंने 10 एग्जाम पेपर बोला था, कंप्लीट हो जाएंगे। मैं इनकी पूरी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज आप और फॉलो करो कि भैया हम डेली यहां पे जीडी के लिए शॉर्ट्स वाली सीरीज चला रहे हैं ना, जीडी के बेस्ट क्वेश्चन की। ये 100 सवाल और 100 होमवर्क, आपका कितना काम आसान हो जा रहा है। और ये सब लेटेस्ट मटेरियल है जो उपलब्ध नहीं है कहीं मेरे भाई, जीडी के लिए, स्पेशली जीडी को टारगेट करके। तो जीडी वाली सीरीज में हो सके तो यूपीएसआई के सवाल भी आप देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ये शॉर्ट्स वाली सीरीज को जरूर फॉलो करें। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना चाहते तो आपको पता है कि हमने टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री कर रखे हैं, ठीक है ना? आप यहां पे जाओगे जीडी के मेरे प्यारे भाई, देखिए 2019 से लेकर 2025 तक एक एक पेपर हमने यहां पे मॉक टेस्ट फ्री डाल रखा है। तो आप टेस्ट लगाओ। अब तो एग्जाम में कम ही दिन रहेंगे, तो डेली एक टेस्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री में अटेम्प्ट करो, उसका अच्छे से रिव्यू करो, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। कॉपी पेन लेके बैठो और कमेंट करके जरूर बताना कि 20 सवालों में से आपने कितने सवाल ठीक कर लिए। सारे सवाल लेटेस्ट ही पेपर के, आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप सीरियस हैं, ठीक है? पहला सवाल सीपीयू 2025 का। जिस पैरामिलिट्री फोर्स में आप जाने, कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, उसी में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सीपीयू का पेपर होता है, यानी कि आपके बड़े साहब का। तो क्या आप इसके पेपर के सवाल नहीं कर सकते हैं? चलिए, एक पंसारी चावल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन उसमें पत्थर मिला देता है। देख रहे हो, पत्थर तो फ्री का है, इंडिया पत्थर ही पत्थर सड़क से उठा के मिला दिया, और दावा करता है कि वजन 1 किलो है, जबकि वास्तव में वजन कितना है? 800 ग्राम है। तो दुकानदार का, उस पंसारी का लाभ प्रतिशत क्या है? सक्सेसिव होता है मेरे भाई। बेस्ट ट्रिक, ये वाली रेशियो वाली ट्रिक मैंने खोजी थी मेरे भाई। इसकी 2018 में, उससे पहले सब 100 मान के करते थे, पता है? एक पंसारी चावल को 20% लाभ पर बेचता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 का चावल कितने में बिक रहा है? 6 में। लेकिन अगर कोई कस्टमर उसके पास आके 1 किलो चावल मांगता है, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम नहीं देता, एक्चुअली वो 800 ग्राम चावल ही देता है। 200 ग्राम तो वहां में कंकड़ मिला दिया, ठीक है ना? तो उसको प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों का? सक्सेसिव, कि 800 ग्राम एक्चुअल चावल देके वो 1 किलो का पैसा कस्टमर से ले रहा है। तो इनकी जब गुणा करेंगे, देखिए 2 जीरो तो आपका कट ही जाएगा। ये क्या आएगा? 40/60, 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 तिया, यानी कि अल्टीमेटली दुकानदार का प्रॉफिट है 2 का सामान 3 में बिका, 1/2, 1/2 यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? देखो, तैयारी बढ़िया नहीं है, आप तो निराश मत हो। इस साल एसएससी के पेपर लगातार होने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिकॉर्डेड बैच से 2-2.5 महीने में एक एक दिन में कई लेक्चर खत्म करके अपना सिलेबस मेंस लेवल तक का खत्म कर सकते हैं। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड बैच जो अब तक नहीं था, अब आ चुका है।
ठीक है, लेटेस्ट जो लाइव बैच खत्म हो उसकी क्लासेस हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और ये ऑफर में है, अभी 1-2 दिन बाद लास्ट ऑफर है, फिर ये एंड हो जाएगा। चलिए बच्चों, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, नंबर सिस्टम में और कुछ आ ही नहीं रहा, केवल एक ही चीज आ रही है, संख्याओं के क्लासिफिकेशन नंबर्स के थ्योरी वाले सवाल। किसी भी प्राइम नंबर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, वर्गमूल लेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या आएगी। प्राइम नंबर आप समझते हैं, जैसे 3 जो 1 से कटता है और खुद से कटता है, इसका अंडर रूट आप लोगे √3, तो अशांत दशमलव होता है मेरे प्यारे भाई, और नॉन रिपीटिंग होता है, और इसी को क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। समझ आया ना? चलो, 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित हो रहा है कि दर से 3 सालों में कितनी राशि 23,958 रुपए हो जाएगी। ये अगर ब्याज की दर 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/10, यानी कि आप 10 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, तो 3 साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, पावर 3, यानी कि 1331/1000, यानी कि आप 1000 इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रिंसिपल कितना अमाउंट बन जाएगा, 1383 कितनी हो जाते हैं, 23,958 रुपीज। यही है ना? तो आपसे क्या पूछा है, सिंपल प्रिंसिपल पूछा है ना? बताइए, देखो 3 जीरो हर ऑप्शन के एंड में 3 जीरो है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और ये 8 है, तो कैसे 1 8 8 यूनिट डिजिट मैच करेंगे तो 18 गुना है कि नहीं, तो ये भी 18 गुना होगा, तो मूलधन कितना है बेटे, 18,000 रुपए आपका मूलधन होगा। ठीक है, चलें आगे, बताइए सवाल नंबर 4। एक लैपटॉप की कीमत 60,000 रुपए है, अगर कोई सेलर 20% की त्योहारी छूट के बाद 2,000 रुपए का कैशबैक देता है, ठीक है, तो पूछा है इफेक्टिव प्राइस क्या, प्रभावी मूल्य क्या होगा। भाई एक लैपटॉप की कीमत कितनी है प्यारे दोस्तों, 60,000 रुपए, तो एक दुकानदार इस पे 20% डिस्काउंट देता है, तो 60,000 का 20% कितना होता है, 12,000, 60,000 पे 12,000 का डिस्काउंट देगा तो कीमत कितनी रह जाएगी, 48,000 ये रह जाएगी। लेकिन 2,000 का कैशबैक भी देगा, आप जैसी सामान खरीदो आपके फोन पे पेटीएम आ जाएगा 2,000 का, यानी कि आपको नेट पेमेंट कितना करना पड़ा, केवल 2,000 और कम कर देंगे 46,000 रुपए। ये आंसर है। पूरा सीपीयू का पेपर इसी लेवल के सवालों से भरा हुआ है, जीडी में भी यही चीज फॉलो होगी। ठीक है ना? आइए सवाल नंबर है आपके सामने 5, बताओ। हाँ जी, एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, इसका आधार क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 260 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछा पिरामिड की ऊंचाई कितनी है। ठीक है ना? ये प्रिज्म पिरामिड अचानक से बहुत वायरल हो गया है एसएससी में, तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आपका बच्चों पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड का बेस क्या है, स्क्वायर, ये पिरामिड होता है। ठीक है ना? फिल्मों में देखा होगा आपने, मिस्र में पिरामिड है, मम्मी फिल्म बनी वहां पे, तो ये इसकी चोंच एपेक्स होती है। तो किसी भी पिरामिड का जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, जो बेस है इसका पेरीमीटर गुणा स्लांट हाइट। देखो पिरामिड का हर, ये लेटरल सरफेस मतलब चार ओर का सरफेस, हर लेटरल सरफेस आपको कैसा दिखेगा, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी मेरे प्यारे भाई, वही क्या है, पिरामिड की स्लांट हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया 260 है, बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। पिरामिड का आधार जो है वो क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया 100 है, तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी, वर्ग की 4 भुजाएं होती है, देखो 4 भुजा, चारों बराबर 10 10 10, तो पेरीमीटर कितना आएगा 40 इंटू स्लांट हाइट। तो मेरे भाई ये बताओ कितना आ गया यहां से, 13। तो पिरामिड की स्लांट हाइट आ गई 13। 13 आंसर मत लगा देना कि 13 आंसर लगा दो, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछी, क्या पूछे, पिरामिड की ऊंचाई, हाइट पूछी है, हाइट आ जाएगी बेटा यहां से फिर 12, है ना? जो दिमाग में दिख गया होगा ट्रिपलेट। हाइट का मतलब क्या है, पिरामिड के बेस, आधार और इस एपेक्स के बीच की लंबवत खड़ी दूरी है कि नहीं। तो भैया अगर आप यहां पे इस तरीके से पिरामिड बनाओगे, मान लो पिरामिड का स्क्वायर बेस है ना, और ये क्या है यहां पे, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट हो गया, ये होगी पिरामिड की हाइट। ठीक है ना? ये आपको क्या है, निकालनी है। ये पिरामिड की स्लांट हाइट होगी, कितनी है ये, 13।
अच्छा यहां पे पिरामिड का जो बेस है स्क्वायर, स्क्वायर की भुजा कितनी है, ये भी कितना होगा फिर, ये आधा कितना होगा 5, और ये 90 डिग्री, 90 के सामने 13 5 तो क्या आ जाएगा, यही क्या है पिरामिड की हाइट, ठीक है ना। आधा ही डायग्राम बनाना, पूरा नहीं बनाना कि आप पिरामिड की कलाकारी दिखाने लगो। सवाल नंबर है 6, आ जाओ। एक कार 2.5 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 18.4 किलोमीटर चलती है। किलोमीटर प्रति लीटर में माइलेज क्या है, माइलेज आप समझते हैं कि कोई कार 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है, वही है माइलेज। तो अगर 2.5 लीटर में चल रही है 18.4 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना चलेगी बटे, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और आंसर आपको जिसे बताना है तो 2.5 है, इसको 10 बना लेते हैं, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 4 से, क्योंकि नीचे 2.5 चौका क्या बन जाएगा 10, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हालांकि आप समझ गए कि ऊपर 6 आएगा, कौन सा ऑप्शन है बी। तो 184 चौका 720 और 16 736 हो गया, और इसको 10 से भी भाग देंगे तो 7.36 आ जाएगा, है कि नहीं, किलोमीटर पर लीटर। ये क्या आ गया, कार का माइलेज आ गया। आगे चलें। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 रुपए। लाभ प्रतिशत 20% है, क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक वस्तु का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। सवाल में पूछा है, सवाल में पूछा नहीं, दिया है क्या, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर। अरे भैया प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि इनडायरेक्टली क्या दिया है आपको, प्रॉफिट ही दिया है, कितना 360 रुपए। प्रॉफिट 20% है, रुपया में 360 रुपए। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी कि 100% की वैल्यू, कैसे आएगा 5 से गुणा, 20 पंजे 100% की वैल्यू 360 पंजे, तो सवाल का आंसर है 1800, डी ऑप्शन। ये बताओ बच्चों 8वां सवाल, ए और बी मिलकर एक काम 20 दिन में कर सकते हैं। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया, बी ने बचा काम अकेले 42 दिन में पूरा किया, ठीक है ना। बी ने उस बचे काम को अकेले पूरा किया है 42 दिन में। तो पूछा है बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, लैंग्वेज भी इसकी बढ़िया है, ध्यान सुनेगा मेरे भाई। बहुत कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर स्मार्ट अप्रोच आप सोचो। यहां पे एक ही काम करने के 2 तरीके बताए गए कि अगर 2 लोग ए और बी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाता है, 20 दिन में। लेकिन ए अकेले 15 दिन काम कर दे और फिर छोड़ दे, तो बी बचा काम कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। एक ही काम को करने के 2 तरीके बताएं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ए और बी मिलकर 20 दिन में काम पूरा करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए भी 20 दिन काम करे, बी भी 20 दिन काम करे, दोनों मिल लिए कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 20 दिन में। ए 15 दिन काम करता है, ए को काम करना चाहिए था 20 दिन, ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम, ए ने 5 दिन काम कम किया। उसके जो ए ने काम कम किया है वो किसके मत्थे पड़ जाएगा, बी को, वो बी को ज्यादा करना पड़ेगा। बी को काम कितने दिन में करना था, केवल 20 दिन, बी को भी तो 20 दिन काम करना था, लेकिन बी ने काम किया कितना, यानी कि बी ने 22 दिन काम ज्यादा किया। बी ने कितने दिन काम ज्यादा किया, 22 दिन। यानी कि जिस काम को ए 5 दिन में करता, सेम उसी काम को बी ने 22 दिन में किया। यानी कि सेम काम को करने में जो टाइम लेते हैं, टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो 5/22 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, उल्टा 22/5। ठीक भैया, इस सवाल को इससे जल्दी सोचने की कोई बेहतरीन अप्रोच हो ही नहीं सकती, है कि नहीं सचिन। डायरेक्ट क्या आ गई एफिशिएंसी, और आप कुछ भी कर सकते हो, राजा हो। सवाल पूछा बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, बोला दोनों मिलकर 20 दिन में करता। अच्छा दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 27 है, ठीक है। 20 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल वर्क, इस काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, 5 एफिशिएंसी के साथ बटे 5, यानी कि कितना 100। यही क्या है सवाल का आंसर, बताइए। कोई दिक्कत है, आया मजा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, और भी तरीका है फ्रैक्शन वाला, ये मैंने आपको एफिशिएंसी वाला बताया, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं।
यूपीएसआई का सवाल मैंने डाला है, 16% डिस्काउंट के बाद मेज का सेलिंग प्राइस 22,680 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 75% है, बोला क्रिय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है बताइए। वैसे तो सवाल का डेटा बहुत आसान है, तो आप 100 मान के भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, दोनों ही रास्ते आपके पास है ना। तो सवाल में दिया क्या है, सेलिंग प्राइस, और पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। बीच में क्या अटक रहा है, मार्क प्राइस है ना। सवाल में बोला कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 75% है, क्रिय मूल्य अंकित मूल्य का क्या है 75%, यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस 100 का 75% कितना है 76 है। कोई तकलीफ, ये हो गया। आप 16% डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, आप 100 पे 16% डिस्काउंट दोगे, 100 का 16%, 16 डिस्काउंट दोगे, वस्तु कितने में बिकेगी 84 में बिकती है, जबकि वस्तु बिकती कितने में 22,680। तो 84 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है 22,600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 22,680 बटे, और आपसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 75 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। यही आंसर है, क्रिय मूल्य आ गया। ठीक है, 100 वाली मैंने अप्रोच बताई, रेशियो भी है तरीका, ठीक है ना। अब आप बताओ कैसे करोगे। पर देखो 25 के तो सारे ही मल्टीपल है ना, एंड में 50 आ रहा है। ठीक है, देखो 3 से ये 25 कट जाएगा और ये 28 बार, और तो कटेगा नहीं। 28 से आप भाग भी दे सकते हो। हालांकि एक चीज और दिख रही है, 2 2 4 6 10 8 18, यानी कि 9 का मल्टीपल, 8 2 10 6 16 2 18, यानी कि आगे तो कुछ कटेगा नहीं ना। ये नंबर कुछ भी करो 9 का मल्टीपल रहेगा, आंसर 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 4 5 9, 5 5 10 2 12, 5 3 8 2 10, 2 2 4 5 9, ये 45 का वर्ग दिख भी रहा था, ये 9 का मल्टीपल है, ये आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, बताइएगा सवाल नंबर 10। ठीक है, ये कई सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का एक पेपर हुआ है, वाकई सवाल करवाओ। सवाल तो ठीक है, टीचर्स जैसे ही हैं, मैंने सब सवाल देखे भी, ऐसे टेस्टों में करवाता रहूंगा मैं, ठीक है ना, टेंशन मत लो। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। ए और बी भाजक और भाज्य हैं, तो कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, आप यहां पे मेरे भाई ए और बी की कोई वैल्यू लेके भी ये सवाल कर सकते हो, ठीक है ना। बट यहां क्या है, ए और बी में इक्वेशन बतानी है। सवाल देखने में लग रहा है कोई अलजेब्रा का, बट ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है प्रॉपर। हम भाग का एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। ए क्या है आपका भाज्य है, और बी, ए भाजक है और बी भाज्य है, यही है। ए डिवीजर है और बी क्या है डिविडेंड। तो सवाल में बोला है, इस सवाल में जो हमारा भाजक है भागफल का, यानी कि जो डिवीजर की वैल्यू है वो क्या है मेरे दोस्तों, कोशंट का 5 गुना, यानी कि कोशंट कितना होगा ए बटे 5। ए बटे 5 होगा, इसका 5 गुना करेंगे तभी तो डिवीजर ए के बराबर आएगा। और ये जो भाजक है ये क्या है बेटा, शेषफल का, यानी कि भाग करके जो शेषफल आएगा वो क्या होगा, शेषफल होगा ए बटे, शेषफल ए बटे 2 होगा, ठीक है ना। ओके, ए बटे 2 का दुगुना करेंगे तो ही तो आपका ए आएगा, ठीक है दोस्त। अब यहां नंबर सिस्टम का नियम लग जाएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है बताओ, ये भाज्य है ना, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये आ जाएगा जी भाजक गुणा भागफल, ए गुणा ए बटे 5 क्या आएगा, ए स्क्वायर बटे 5, और प्लस शेषफल कितना ए बटे, ठीक है, यहां कोई फ्रैक्शन में है तो है नहीं, तो ये 5 और 2 कैल्शियम पूरे को 10 से गुणा कर देते हैं। 10 भी बराबर 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 5a। ठीक है ना, बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2a स्क्वायर प्लस 5a कहां आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में। 10 भी उधर चला जाएगा तो 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 10 भी इक्वल टू, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है नंबर सिस्टम का। आइए, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना।
देखो ये दो दो लोगों का पेयर वाला सवाल बहुत फेमस है। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं बच्चों? 16 दिन में। तो 8, 12 और 16, इन सबसे कटने वाला आसान सा नंबर कौन सा है? 48 है। 8, 12, 16 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 48। ये आ गया टोटल वर्क। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? 8 छिंग 48। बी प्लस सी की कितनी है? 12 चौक 48। और सी प्लस ए की कितनी है? 16 तिया, यानी कि एफिशिएंसी आ गया। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? ए की। तो ए की एफिशिएंसी कैसे आएगा बताओ भाई? अगर आपको ए की एफिशिएंसी निकालने तो पहले आप इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ोगे तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस बी सी प्लस सी 2c, ये आएगा 6, 4, 10, 3, 13/2 हो जाएगा इन तीनों की, है भाई। 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 13, दो उधर ले जाएंगे। हमें ए की एफिशिएंसी निकालने, बी प्लस सी कितना है? बी प्लस सी की 4 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 13/2 माइनस 4, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से आपका 5/, यानी कि ए काम करेगा कितना? 5/2 ढाई एफिशिएंसी के साथ। तो ए को टोटल 48 यूनिट काम करने में 5/2 एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा मेरे भाई? 96/5 दिन, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 19 पॉइंट, ठीक है ना बच्चे? हालांकि अगर इस सवाल के आंसर ऐसे दिख रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा टोटल वर्क 48 है, 48 का रिश्तेदार ही आना चाहिए कि 48 को आप एक एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो 48 का रिश्तेदार 21 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या आंसर होगा? 48 चौका 192, ये है, ठीक है ना? पर आपको मेथड भी आना चाहिए। चलो सवाल नंबर 12, एक आदमी के पास, ये एसएससी जीडी 2021 के पेपर का सवाल है, वो बेस्ट पेपर है जीडी का अब तक का। एक आदमी के पास 4 बच्चों में बांटने के लिए कुछ चॉकलेट हैं। पहले बच्चों को उनमें से 50% के साथ एक एक्स्ट्रा चॉकलेट देता है, उसके बाद वह बचे के 14 सही 2/7% के साथ 3 एक्स्ट्रा चॉकलेट दूसरे बच्चे को देता है, फिर रिमेनिंग का 33 सही 1/3% के साथ 2 एक्स्ट्रा चॉकलेट तीसरे बच्चे को देता है, और फिर वह बची 4 चॉकलेट चौथे बच्चे को देता है। स्टार्टिंग में उसके पास कुल कितनी चॉकलेट थी? समझ में आया ना? मजेदार सवाल लग रहा है देखने में। एक तो तरीका है कि आप इस सवाल को एक एक ऑप्शन लेके चेक कर लीजिए, वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक एक ऑप्शन लेके चेक कर लीजिए। और दूसरा है मेरे प्यारे भाई यहां पर रिवर्स टेक्निक, आप इस सवाल को उल्टा सॉल्व करिए। जैसे ऑप्शन से कैसे करेंगे? पहले बच्चे को 50% देता है, फिर एक चॉकलेट और देता है, फिर रिमेनिंग का 14:2/7%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/, वो दूसरे बच्चे को देता है ना? तो अगर मैं 36 आंसर मानता हूं तो 36 का 50% कितना होता है? आधा, 18 दे दिया, 18 चॉकलेट दे दी, फिर एक चॉकलेट और दे दी, कितनी बची? फिर 17 का दूसरे को बच्चे को कितना देगा? 1/7। 17 का 1/7 हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? चॉकलेट फोड़ के थोड़ा ना बच्चे लड़ पड़ेंगे आपस में, ठीक है? अगर ये 32 आंसर मानते तो 32 का आधा दे दिया उसने, कितना? 16, 16 और एक और दे दी, कितना? 15, 15 बची। अब दूसरे बच्चों को क्या देगा? 15 का 1/7 दे ही नहीं सकता, फ्रैक्शन में चला जाएगा, आंसर नहीं है। ये 28 का आधा दे दिया मेरे दोस्तों, कितना? 14, फिर एक और दे दी, 13 का 1/7 नहीं कर सकता ना दूसरे बच्चे को देने के लिए, ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया फिर? यही बचा 30, है ना भाई? पहले बच्चे को 30 का 50% आधा दे दिया, कितना बचा? 15, फिर एक और दे दी, फिर 14 का 1/7 हो जाएगा ना आसानी से। ये डाटा आगे सॉल्व हो रहा है, तो यानी कि क्या आंसर हो सकता है केवल? यही सवाल के एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट अप्रोच, कोई कभी भी डिफिकल्ट डेटा का सवाल ऐसे नहीं आएगा, है कि नहीं सचिन? आइए, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है? अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 50 रुपए और 30 रुपए की वृद्धि की जाए, रुपए में बोला है, तो प्रॉफिट कितना हो जाता है?
10% हो जाता है। तो आपसे पूछा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, ओरिजिनल सीपी क्या है। ठीक है भाई। देखो वैसे तो इस सवाल को करने के लिए एक्स वाला मेथड भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो सिंपल बेसिक से सोचिए। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे भाई सीपी, यहां क्या लिख रहे हैं एसपी। डेटा तो बहुत आसान है ना। एक वस्तु 20% प्रॉफिट पर बेची जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी कि वस्तु का सीपी अगर 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5 यूनिट का सामान 6 यूनिट में बेचा गया। ये मैंने सर्कल में बंद कर दिया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है। अब बोला क्या है, लागत मूल्य कितनी बढ़ाई जाती है? 50 रुपए, है ना, 50 रुपए। और बिक्री कीमत सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया जाता है? 30 रुपए। तो अब जो सेलिंग, अब कितना लाभ होता है? अब सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब वस्तु को बेचने से 10% लाभ हो रहा है। 10% लाभ होने का क्या मतलब है कि अब जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 10%, तो अब जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा का क्या मतलब होता है? 100% से 10% ज्यादा, 110%, यानी कि 1 पॉइंट। अब सेलिंग प्राइस ये 1.1 गुना। बोलो होगा कि नहीं? क्या आप इस सवाल को एक स्टेप में नहीं कर सकते? ऐसा चिन्ह, ये कितना है 6 यूनिट और ये कितना है 5.5, तो डिफरेंस कितना आएगा 0.5 यूनिट। यहां कितनी वैल्यू आएगी 1.1 का 50 गुना 55, और ये कितना आएगा 55 और 30 का डिफरेंस, 0.5 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए। सवाल में आपसे पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना माना था? 5 यूनिट की वैल्यू क्या है? यहां से दशमलव हटाओ या जीरो चिपका दो, कितना आ गया? कोई दिक्कत? ये एक अप्रोच है, मैं 8-10 तरीके और बता सकता हूं, ठीक है ना। पर ये वो बच्चा जिसने कभी प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा वो भी सीख जाएगा, ठीक है जी। चलो, 20 लड़कियां एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 लड़के उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक लड़के और एक लड़की की एफिशिएंसी का, क्षमता के बीच अनुपात क्या? अनुपात बताना है। इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है? सीपीओ में आया है भाई। ये है लड़के और लड़कियों की एफिशिएंसी का पूछा। लड़के की एफिशिएंसी मान लो बी है, लड़की की सी है। तो ऐसे सवाल लोग कैसे करेंगे? टोटल वर्क बराबर कर दो। 16 बॉयज काम कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ये बात है। 20 गर्ल्स काम कितने दिन में करती हैं? 16 दिन में। दिस शुड बी इक्वल। ठीक है बच्चों, तो यहां 16 से 16 तो कट ही गया। तो एक बॉय और एक गर्ल की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 20/15 आ गया। ये 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15, 4 रेशियो। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। आइए, एक जीप एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। ओरिजिनल स्पीड ज्ञात कीजिए। देखो ये जो सवाल है मेरे भाई, ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला है, लेकिन हम कभी भी नहीं करते, हम हमेशा ऑप्शन से बनाते हैं सवाल को। एक जीप जो है कितनी दूरी तय करते? 180 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको दी हुई है, ठीक है ना भाई। स्पीड अगर 15 किलोमीटर बराबर बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा समय कम लगेगा। अच्छा, टाइम कैसे आता है? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा स्पीड बढ़ाने से। तो स्पीड एक ऐसा आसान सा नंबर होना चाहिए जो डिस्टेंस को काटे। पहला ऑप्शन इजी लग रहा है 45। मान लो अगर आप 180 किलोमीटर जाओगे 45 की स्पीड से तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे। इजी इसलिए क्योंकि इजीली डिवाइड हो गया। अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो तो 45 को 15 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर जाओगे 60 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 1 घंटे कम लग रहा है। सेट है, यानी कि यही क्या है। आगे चले, 16वां सवाल। एक मोबाइल फोन की कीमत कितनी है? 18,000। एक दुकानदार 12% डिस्काउंट देता है, फिर डिस्काउंट वाली कीमत पर 18% जीएसटी और लगाता है ना। तो खरीदार को कुल कितनी कीमत चुकानी पड़ी? देखो बहुत बेसिक सवाल है। मोबाइल फोन की कीमत कितनी है? अगर कोई दुकानदार 12% डिस्काउंट देता है, 100% पे 12% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसकी
कीमत कितनी रह जाएगी? 88% पॉइंट। ये डिस्काउंट देने के बाद कीमत है। लेकिन दुकानदार कहेगा ठहर जा भाई, इस पर 18% जीएसटी तो भर। 100% पे अब 18% जीएसटी लगाओगे तो कीमत कितनी हो जाएगी? 1 पॉइंट, यानी कि ये होना चाहिए। देखो इस सवाल के आंसर तो भाई एग्जैक्ट है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। ठीक है ना? आंसर अप्रोक्स तो नहीं है, यही डर होता है ना कि भाई कहीं अप्रोक्स तो नहीं दे दिए। तो भैया सबसे पहले यहां पे ये तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, आएगा तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, क्योंकि यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां 1 जीरो है, दशमलव के बाद 1 डिजिट तो बचेगा ना। तो यूनिट डिजिट निकाल लो, 8 अट्ठे 64, 4 अट्ठे 2 आएगा, दशमलव के बाद 2 देखो इसी ऑप्शन में आ रहा है। ये क्या है? करने की जरूरत नहीं है सवाल को बिल्कुल भी। ठीक है, एक मशीन पर सेकंड 2.4 आइटम प्रोसेस करती है, या 2.5 मिनट में कितना आइटम प्रोसेस करेगी? ओहो, एक मशीन पर सेकंड कितना आइटम प्रोसेस करती है? 2.4। 2.5 मिनट का मतलब आप समझते हो, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2.5 मिनट में मतलब 150 सेकंड। तो 150 सेकंड में कितना प्रोसेस करेगी मेरे भाई? 360। कोई दिक्कत? ये सब सवाल आया हुआ है, एक दो ने कई आए हुए हैं बेटा अलग अलग लैंग्वेज पे, तो करना पड़ेगा। सवाल नंबर है आपके सामने 18, सीपीओ 2025 के पेपर का, बताइए। एक बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का घोल है, जिसमें दूध पानी का रेशियो कितना है? 3:2। अगर इस घोल में से 24 लीटर निकालकर दूध डाल दिया जाए तो दूध पानी का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है जी, समझ पा रहे? एक बर्तन में 120 लीटर दूध पानी का घोल है, जिसमें दूध पानी का रेशियो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:2। अब बेटा 120 लीटर घोल है, मैं इसमें से 24 लीटर घोल निकालता हूं, तो जब मैं 24 लीटर निकालूंगा तो दूध भी निकलेगा और पानी भी, और 24 लीटर में जो दूध पानी निकलेगा वो 3:2 के रेशियो में ही निकलेगा। आई बात समझ में? अगर एक बर्तन में दूध पानी का घोल 120 लीटर है, 3:2 में 24 लीटर निकालोगे तो जो 24 लीटर निकला है उस 24 लीटर में भी दूध पानी का रेशियो कितना है? 3:2 ही है। अब हमने इसमें दोबारा क्या डाल दिया? 24 लीटर निकाल के शुद्ध दूध डाल दिया 24 लीटर। तो आपसे पूछा दूध पानी का नया अनुपात क्या है? जहां 24 लीटर निकालते दूध भी निकलता है पानी भी, लेकिन आपने दोबारा 24 लीटर दूध डाल दिया, दूध डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन पानी तो केवल निकला ही निकला है कि नहीं? तो हम लोग यहां पे फोकस किस पे करेंगे? जो चीज ऐड नहीं की गई है, पानी पे फोकस करें। ठीक है ना? पानी कितना है? इनिशियली पानी कितना है? 2 यूनिट है मेरे प्यारे भी, आउट ऑफ टोटल 5, यानी कि शुरुआत में पानी का कंसंट्रेशन कितना था? हमारे पास 120 लीटर सॉल्यूशन था, मैंने 24 लीटर सॉल्यूशन निकाला, यानी कि कितना? अगर मैंने 1/5 सॉल्यूशन निकाला है तो मेरे दोस्तों पानी भी 1/5 निकल के कितना रह जाएगा? 4/5। अगर 1/5 घोल निकालोगे, दूध भी अपनी क्वांटिटी का 1/5 निकलेगा और पानी भी, तो पानी 4/5 बचेगा, यानी कि कितना कटेगा तो नहीं, 8/। ये अब बर्तन में पानी का कंसंट्रेशन आ गया, यानी कि अगर टोटल 25 है तो 25 में से वाटर कितना है? तो बाकी 25 में से 8 घटाई मिल्क कितना है? तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? ठीक है ना? तो कैसा भी सवाल आए मेरे भाई, खटाक से आंसर आता है इस तरीके से, है कि नहीं? आगे चलें। एक्स और वाई ने 60,000 90,000 का इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू किया। 5 महीने के बाद एक्स ने अपना आधा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया और वाई ने 30,000 रुपए और ऐड कर दिए। साल के एंड में कुल प्रॉफिट था 49,500। तो सवाल में क्या है? एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक्स यानी कि पहला आदमी का शेयर, है ना? देखो ये सवाल प्रॉपर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना? तो 2 आदमी हैं एक्स और वाई। सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको यह पता लगाना होगा कि एक्स और वाई के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा गया है। ठीक है? और पार्टनरशिप का नियम है कि प्रॉफिट बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में।
तो जब आपको रेशियो लेना है तो भैया पहले ही रेशियो ना ले लें। ऐ सचिन, ये सब डाटा किससे कट रहा है? 30,000 से काट सकते हैं ना? 30,000 से काट दो, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 1 बार, यानी कि एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया? 2 यूनिट इन्वेस्ट किया। 5 महीने बाद एक्स ने आधा पूंजी निकाल लिया। एक्स ने 2 यूनिट इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। फिर 5 महीने के बाद आधा निकाल लिया। 2 यूनिट इन्वेस्ट किया था, 2 का आधा 1 यूनिट निकाल लिया तो बच्चा 1 यूनिट, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, यानी कि 1 यूनिट इन्वेस्ट किया फिर अगले 7 महीने के लिए। इस पूरा बिजनेस कितने महीने चला है? पूरे 1 साल, 12 महीने। वाई ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? वाई ने इन्वेस्ट किया था मेरे भाई 3 यूनिट। कितना? 3 यूनिट 5 महीने के लिए। 5 महीने के बाद वाई ने 1 यूनिट, अच्छा इसने जोड़ा है, वाई ने 1 यूनिट और ऐड कर दिया, यानी कि वाई ने इन्वेस्ट किया था 3, 5 महीने के बाद 1 यूनिट और ऐड कर दे, तो अब वाई का इन्वेस्टमेंट कितना है? ये कितने महीने के लिए होगा? 7 महीने के लिए। तो एक्स और वाई के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा? ये तो कितना आएगा? 2 पंजे 10 7, और ये कितना आएगा? 3 पंजे 15 और 28, 15 और 28 17:43 में, ठीक है ना? एक्स का शेयर पूछा तो एक्स का शेयर क्या आएगा मेरे भाई? 17, ठीक है बच्चों। आउट ऑफ टोटल कितना? 60, कितने का? 49,500 का। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं है। अब मुझे बताइए क्या आएगा? देखो जो भी आंसर आएगा, पहली बात तो 17 का मल्टीपल होगा, आप ये देख सकते हैं, और जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। देखो आप यहां पे 0 से 0 काट लेंगे, ठीक है ना? और अगर आप इसको 6 से भाग भी दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब एंड में 0 नहीं आएगा, यानी कि आंसर क्या होगा? इन तीनों में से ही एक ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, अगर आप इसको 6 से काटते भी हो, मैं आपको काट के दिखा देता हूं, तो 6 48, फिर 1 5, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 17 गुणा 825 करना है, ये गुणा रहेगी। अब जब गुणा करोगे तो यानी कि 825 में क्या आ रहा है? 25, 25 का मल्टीपल ये नंबर है क्या? ये नंबर है क्या? नहीं, ये नंबर ही है 25 का मल्टीपल, ये आंसर है। बोलो, 25 का नियम है कि लास्ट के 2 डिजिट किससे कटने चाहिए, ठीक है ना? आगे चलते हैं, आखिरी सवाल। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन किसके बराबर है? समझ में आ रहा है? नंबर सिस्टम में जब से एडिक्विटी आई है कुछ नहीं पूछ रहा, ये एपी जीपी नंबर ऑफ फैक्टर ये सब कुछ नहीं, डिविजिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, सब आना बंद हो गया। कल एक ही चीज आ रही है नंबर सिस्टम में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के थ्योरी वाले सवाल। और हम पढ़ाते हैं तो बच्चा इरिटेट होता है, पढ़ना नहीं चाहता मन से, जबकि आ ही वो रहा है, और मैं तो बहुत मन से पढ़ाता हूं क्लासिफिकेशन नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का जो समुच्चय है, इनका जो यूनियन, इनका जो फैमिली है, वो मिलके बनता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को ही परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया है। परिमेय संख्या जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या जिन्हें नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना बच्चे? इस साल में कुछ करना ही नहीं था, बस आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ ये टेस्ट पूरी तरीके से समाप्त होता है। कैसे लगे सवाल, उनका सॉल्यूशन आपने कितने कर ले, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? और मैं तो लगातार टेस्ट करवा ही रहा हूं आपको, लेकिन आप भी मेहनत से पढ़ो, ठीक है? और जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट डाल रखे हमने एप्लीकेशन पे, जितना हो सके डेली टेस्ट लगाने की कोशिश करो जी। धन्यवाद।